दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा हो गया। लाजमी है कि वो हैरान थी। कुछ देर चुप रहने के बाद, तुमको पता है? हाँ, तुमने बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मुझे पता चल ही गया। अब हम दोस्त कहाँ रहे? उसने जवाब देने में वक्त लिया। हाँ, मैं कर रही हूँ। लेकिन तुम तो कहती थी कि अभी नहीं करनी। अब क्या हुआ? शिमला कोई मुंबई जैसा बड़ा शहर नहीं है अंश। यहाँ 20 से 22 तक लड़कियों की शादी तय हो ही जाती है। तुम्हारे सपनों में खोई हुई ये भूल गई थी कि मेरी सब सहेलियों की शादी हो चुकी है। मैं पता नहीं किसका इंतजार कर रही थी। कोई दुख ही नहीं था उस प्यार का जो मैंने आज तक किया। खुद पर खीसे छोड़ते हुए, सब कहते थे कि मैं पागल हूँ। अब मुझे भी यकीन हो गया कि हाँ, मैं पागल ही तो थी। क्या कर रही थी मैं और क्यों कर रही थी, सब कुछ जानते हुए भी मैं पता नहीं किस यकीन पर आज तक रुकी थी। पता नहीं क्या था जो मुझे तुम्हें भूलने नहीं देता था। कल तक मैंने अपनी जगह से दुनिया को देखा था अंश, और आज जब मैं दुनिया की जगह से खुद को देख रही हूँ तो पता चला कि मैं सिवाय पागलपन के कुछ नहीं कर रही थी। उसकी धीमी सी आवाज में ये सुनकर पता नहीं क्यों मुझे भी धक्का लगा। तो अब तुम संभल गए हो? अब प्यार नहीं करते मुझसे? मेरी आवाज भी धीमी पड़ गई। यही तो तुम चाहते थे हमेशा से कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। लो, भूल गई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी शादी की खबर काफी चौंकाने वाली थी। मैंने एक जबरदस्ती की हंसी के साथ अपना लहजा बदला, सांस छोड़ी, उम्मीद की कि वो न समझी हो सकता है। मैं एक पल को चुप हो गया और फिर, तो सब तय हो गया है? हाँ। तुम इस शादी के बाद खुश रहोगी? पता नहीं, लेकिन तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुश रहूं या नहीं? प्रीति मेरे मन को बार बार टटोल रही थी कि मैं उसे कुछ कह दूं। मैं भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द ही नहीं मिल पा रहे थे उस वक्त। बड़ी हिम्मत करके मैंने उसे कहा कि प्रीति, तुम ये शादी मत करो। क्या? वो बेहद भौचक्की की थी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी करो। आई वॉन्ट टू मैरी यू। अंश, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्यों? तुमको शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूं। वह सन्न ही रही होगी क्योंकि वो हर बात बोलने से पहले वक्त ले रही थी। आज प्रपोज कर रहे हो ताकि मैं मना कर दूं? परसों मेरी सगाई है। हाँ, तो मैं कर नहीं सकती। नहीं प्रीति, सच में मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ही शादी करो। और अचानक ऐसा क्यों चाहने लगे तुम? मैं सोच में पड़ गया। क्या उसके बचपन का प्यार था जो आज मेरे दिल पर हावी हो रहा था, या किसी अनजानी हार का डर, या मैं उसे भी इस्तेमाल करना चाहता था अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाने के लिए? मैं नहीं जानता। बस अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारी शादी का सुनकर, मैंने असमंजस में कहा। उसे मेरी आवाज की भावनाओं के मुकाबले लफ्ज ज्यादा साफ सुनाई दिए होंगे, लेकिन उसका जवाब फिर भी मेरी उम्मीद से अलग था। अंश, सच मानो अगर तुमने मुझे कुछ दिन पहले ये कहा होता तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन आज नहीं हो सकती। मेरे लिए ये शादी करना और भी मुश्किल कर दिया है तुमने ये सब कहकर। मैं चुप रहा, चाहता था कि अब आगे वो हालात को खुद समझे। तुम ये नहीं चाहते कि मैं किसी और से शादी करूं, या ये चाहते हो कि तुमसे करूं? उसने पूछा। ये एक ही सवाल को दो तरह से क्यों पूछ रही हो तुम? दोनों में फर्क क्या है? अंश, बस बताओ। हाँ, मैं दोनों ही बातें चाहता हूं। मेरी जो समझ आया मैंने कह दिया। वो जाने कितनी देर को जैसे गायब ही हो गई। अगर उसकी सांसों की सरसराहट न सुनाई देती तो लगता जैसे कॉल कट गई है। अंश, तुम मेरे पापा से बात करोगे अभी? तुम्हारे पापा से? अभी? हाँ, और एक बात बता दूं, वो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैंने प्रीति के कहने पर उसी वक्त कॉन्फ्रेंस कॉल पर उसके पापा से बात की। उनको ये पहले से ही पता था कि प्रीति मेरे लिए पागल है। मैं और प्रीति काफी देर तक मिस्टर पुंडीर को समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन वह नहीं माने। मुझे वैसे भी किसी को मनाना नहीं आता था। मेरे पास देने लायक कोई दलील नहीं थी, और जो मैंने दी वो सब उनके सामने बेकार थी। वो मेरे बारे में जो सोचते थे वो मेरे लिए किसी की सबसे बुरी सोच थी। एक बदनाम, बेकार, बेहुदा फ्लर्ट।
जो कुछ नहीं कर सकता इसलिए मॉडल बन गया, जो अपनी मां बहनों को यहां बेसहारा छोड़ गया, जो मुंबई में ऐश कर रहा है, जिसे किसी बात की परवाह नहीं है, और भी कई सारी ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं था, जो कभी हुई ही नहीं थी। वो प्रीति की शादी किसी भी नाकारे निकमे से कराने को तैयार थे, लेकिन मेरे साथ उनकी एकलौती बेटी की जिंदगी खराब हो रही थी। उसके पापा के आखिरी शब्द थे कि अंश, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ जिए, सुलझे इंसान के साथ जिए। तुम्हारी जिंदगी में तो रोज नई लड़कियां आती जाती रहती हैं। तुम जैसे फ्लर्ट के साथ उसकी शादी कराकर उसकी जिंदगी नहीं खराब करनी। मैं इस डर में नहीं जीना चाहता कि आज मेरी बेटी का घर टूटता है या कल टूटता है। एक दूसरी दलील उनकी ये थी कि प्रीति की सगाई भी हो चुकी है और अब कुछ सोचना भी फिजूल है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई इस तरह ठुकरा भी सकता है, और वह भी प्रीति। मेरी सोच तो ये थी कि मैं जिसे चाहूं उसे अपना बना सकता हूं, जैसे चुनने का हक सिर्फ मुझको ही है। अच्छा ही हुआ कि प्रीति ने मुझे शिमला आकर उसके पिता से मिलने के लिए नहीं कहा, वरना वो शायद कपड़े ही फाड़ देते मेरे। खैर, ये बात मुझे बस घंटे भर को परेशान कर पाई और फिर मैं अपने काम के बीच इस मुद्दे को भूल गया। उसी शाम जब मैं संजय को अपना हाल सुना रहा था, तो प्रीति की कॉल आई और उसने मुझे बताया कि उसने ये रिश्ता तोड़ दिया है। लेकिन क्यों? मैं उतना खुश था नहीं जितना मुझे होना चाहिए था। उल्टे मैं तो परेशान हो गया। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? उसने मजाक में कहा। और तुम्हारे पिताजी का क्या? मैंने उन्हें कह दिया है कि मुझे इस शादी के लिए फोर्स करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। वो खुद पर ही खीसे निकाल रही थी। मैं जम सा गया ये सुनकर। बेवकूफ लड़की। प्रीति हमेशा से पागल थी, लेकिन इतनी कि सब कुछ दांव पर लगा दिया, साथ ही अपने खानदानी बाप की इज्जत भी। उसने कुछ नहीं सोचा सिवाय मेरे। ना मेरा अतीत, ना वर्तमान, ना अपना भविष्य, ना मेरी अच्छाइयां, ना बुराइयां, कुछ नहीं। संजय अब भी मेरी तरफ हैरान परेशान सा देख रहा था। उसने मेरी बातें सुनी तो, लेकिन उसे समझ कुछ ना आया। जैसे ही मैंने उसे सारी कहानी सुनाई, उसने हंसते हुए मुझे गले लगा लिया। प्रीति का रिश्ता टूटने के कुछ दिन बाद मेरी मम्मी ने प्रीति के पापा से हमारी शादी की बात की। वो अपनी बेटी के प्यार की हद पहले ही देख चुके थे, इसलिए वो मान गए और हमारी सगाई तय हो गई। जिस दिन हमारी सगाई की तारीख मुझे बताई गई, ठीक उसी दिन से प्रीति ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि मैं इस बारे में फिर से विचार करूं। उसे लगता था कि मेरा ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और ज्यादा समय तक मैं इस फैसले पर बना नहीं रह सकूंगा। मेरे पास उसे देने के लिए जवाब तो था, लेकिन मैं कथनी से ज्यादा करनी पर यकीन रखता था। सगाई तक मैंने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। सुबह 11 बजे आधा शिमला मिस्टर पुंडीर के खूबसूरत महल के लंबे चौड़े लॉन में जमा था। सारे रईस, कुछ ऑफिस के लोग और कुछ नेता। ये सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। सब मिस्टर पुंडीर के जानकारों में से थे, लेकिन मेरी तरफ से इस सगाई में मेरे परिवार के 3 लोगों को छोड़कर बस संजय और उसका परिवार ही था। अंगूठियां बदली जा चुकी थी और अब मैं प्रीति के साथ स्टेज पर खड़ा लोगों की बधाइयां ले रहा था। प्रीति संजय को कुछ खास नहीं भाई थी। संजय ने मेरे साथ तस्वीर खिंचाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और चुपके से मेरे कान पे फुसफुसाया। तो कैसा लग रहा है भाई साहब? जैसे कई सालों तक भटकने के बाद मैं अनजाने ही किसी मंजिल पर पहुंच गया हूं। क्या बात? हाँ, मैं नहीं जानता था कि जो लड़की हमेशा मेरा सिरदर्द थी, वो कभी मेरी मंगेतर बन जाएगी। मैंने उसके कान पर फुसफुसाते हुए कहा, तभी तू अंगूठी पहनाते हुए इतना मुस्कुरा रहा था। हम दोनों हंस पड़े। जैसा कि सब सलाह दे रहे थे, मैंने जिंदगी को बांधने की कोशिश भी की, मगर वह जिंदगी ही क्या जो बंध जाए। मैं अपनी जिंदगी से खुश था, लेकिन शायद मेरी जिंदगी मुझसे नहीं। मेरी उम्मीदों के विपरीत प्रीति ने मुझे ये महसूस कराना नहीं छोड़ा कि मैंने ये फैसला अधूरे मन से लिया है। सगाई हो जाने के बावजूद भी उसकी सोच नहीं बदली। उसका ये अविश्वास कई बार मुझे वाकई हिलाकर रख देता था। कई बार मुझे भी ये महसूस होने लगता कि मैंने वाकई जल्दी में फैसला किया है, गलत फैसला लिया है। मेरी सगाई के हफ्ते भर बाद
बिस्तर पर औंधे लेटे हुए मैं अपनी सगाई की तस्वीरें देख रहा था। मैं वो भारी से पन्ने एक एक कर पलट रहा था। हर पन्ना पलटते ही तस्वीरों में चीजें बदल रही थी, लेकिन एक चीज हर तस्वीर में समान थी, मेरी मुस्कान। हर किसी की तरह मैं भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरी मुस्कान में वो खुशी नहीं थी जो प्रीति और बाकी लोगों की मुस्कान में थी। मैं दूसरों को खुश देखकर खुश था। मेरी हंसी कितनी बेजान थी। क्या मैं इतना बुरा हंसता हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। संजय ने ये सारी तस्वीरें पहले ही देख ली थी, मुझसे भी पहले, और अब वह किसी जरूरी फोन पर था। मेरे पलंग के आसपास टहलते हुए वो बात कर रहा था। एक दो बार उसकी नजरें मुझ पर गई और आखिरकार, तुम ढूंढ क्या रहे हो? उसने कॉल काटी और मेरे हाथ से एल्बम लेकर एक तरफ रख दी। कुछ नहीं, मेरी आवाज में सिर्फ एक शून्य था। संजय, तुम जिया के लिए क्या फील करते हो? हाथों को गुद्दी के पीछे लगाए मैं पीठ के बल लेट गया। वो शादी से पहले वो मेरे लिए सिर्फ एक ऑप्शन थी। वह मेरे तकिए के बगल में बैठा। लेकिन अब बहुत खास हो गई है। उसके नाराज होने से मेरा मूड खराब रहता है। वो कहीं चली जाए तो खालीपन सा महसूस होता है। उसके शब्द दिल की गहराई से निकल रहे थे। मैं मुग्ध सा होकर उसका चेहरा ताकता रहा। और फिर, मैं प्रीति के लिए ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता। मैं जब भी उसके साथ होता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने किसी दोस्त के साथ हूं। वो एक दोस्त के तौर पर बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं यामिनी के लिए महसूस करता था, वो शायद उसके लिए कभी नहीं महसूस कर पाऊंगा। तुम करने लगोगे अंश, थोड़ा वक्त दो। वह जाने के लिए उठ गया। अब सब कुछ सही चल रहा है अंश, तो अब कुछ दिन परिवार से ब्रेक ले और मेरे साथ काम कर। क्यों? मैं उठ बैठा, सिर को हाथ के सहारे टिकाकर, थोड़ा उठते हुए। लेकिन इतनी जल्द? कोई खास दिक्कत आ रही है? कोई खास दिक्कत? सोनाली का बाप हमसे नाखुश है आजकल। सोनाली के पिता के नाखुश होने का सीधा मतलब था कि अब पोटिको और संजय पर कोई गाज गिरने वाली है।